हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी में स्वागत दोस्तों। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने DSSS-B लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ये जो मेनली लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर का सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्या है, लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं आज सोल्व करवाऊंगा। मैंने पहले ही बताया था और इससे पहले भी मैंने लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन सोल्व करवाया था आप लोगों को, जिसमें कि आप लोग देखे थे कि हिस्टोपैथ से कितना क्वेश्चन आया था, माइक्रोबायोलॉजी से कितना था, हेमेटोलॉजी से कितना था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, उसमें भी बताया था कि जब क्वेश्चन जैसे मैं करवा रहा था, मैं बताया था कि ये वीडियो मैं बनाया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा वीडियो मैं दिया हुआ हूँ। ठीक है, वो सब जाकर पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। जो लोग देखे होंगे वो लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, उस वीडियो को देखे होंगे तो, और उसके हिसाब से यदि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभी जो फिलहाल आने वाले हैं DSSB का क्वेश्चन पेपर, जो एग्जाम फॉर्म निकलने वाला है लैब टेक्नीशियन का और लैब असिस्टेंट का, लैब अटेंडेंट का, तो उसके यदि इसी तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाए, इसी पैटर्न का यदि एग्जाम होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे भी यदि ना भी हो तो ये दूसरे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई खराब नहीं होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसीलिए आइए चलते देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग सभी मिलकर सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्या है, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। हम लोग इनमें से किसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रेबोजोम। ये रेबोजोम का क्या काम है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एक मैक्रो मशीन के नाम से जानते हैं। किसको, रेबोजोम को क्या जानते हैं, मैक्रो मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों क्यों जानते हैं मैक्रो मशीन के नाम से, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का स्पेशली ये प्रोडक्शन करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको मैक्रो मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है आपका साइटोप्लाज्म। क्या ये, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का काम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली टाइप का मटेरियल्स होता है। ठीक है, जो कि 80% वाटर से ही बना रहता है। कितना परसेंट, 80% वाटर से बना रहता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, आपका जो सेल का कंपोनेंट जो होता है उसको क्या होल्ड करके रखता है। क्या करता है, साइटोप्लाज्म का काम क्या है कि जो सेल का जो कंपोनेंट होता है उसको ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, और क्या करता है ये, तो डैमेज होने से उसको बचाता है। किसको, तो सेल का जो कंपोनेंट होता है उसको। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म का काम होता है, काम है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है किस तरह का, तो जेली लाइक का होता है, जेली टाइप्स का होता है। ठीक है, जो कि 80% वाटर से ये बना होता है ये मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, अब ये लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है, जो एकदम पूरा माने जो खराब सेल हो जाता है वो क्या होता है, उस वहाँ पे जाकर क्या होता है, पूरा डेड हो जाता है, उस वहाँ पे जाकर क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसका काम क्या है, ये क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या होता है,
सेल को पावर मिलता है। क्या मिलता है पावर मिलता है, वहां से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी मिलता है। तो उसको वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पावर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल, ठीक है, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 102 नंबर। 102 नंबर में क्या पूछेगा, हाउ मेनी आयरन एटम इज प्रेजेंट ईच मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि आप लोग हेमेटोलॉजी का यदि थ्योरी क्लास से सही से दिए पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें से कितने आयरन एटम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि व्हिच कोआगुलेशन फैक्टर इज लैकिंग इन हीमोफिलिया। क्या बोला गया है कि व्हिच कोआगुलेशन फैक्टर लैकिंग इन हीमो। तो क्या है इसमें कि ऑप्शन नंबर में ए में जो क्या दिया हुआ है, फैक्टर 8। तो सबसे पहले मैं यही पता आपसे पूछूंगा कि फैक्टर 8 का नाम क्या है। सबसे पहले आप ये याद रखे हैं क्या, मैंने आपको पहले भी डीएसएस पे क्वेश्चन करवाया था, वहां भी कुछ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ से बराबर ही हमेशा हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ये क्या कहते हैं फैक्टर से, कोआगुलेशन फैक्टर से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको पहले याद है कि फैक्टर 8 को हम लोग क्या बोलते हैं। यदि याद नहीं है तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, इसमें जो 4 का दिया उसी का मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो फैक्टर 8 को क्या हम लोग बोलते हैं, फैक्टर 8 में 2 चीज होते हैं, एक फैक्टर 8C होता है, एक फैक्टर 8R होता है। फैक्टर 8C जो होता है, तो वैसे हमेशा यदि फैक्टर 8 ही दिया रहेगा तो आप सी पहले वाला याद रखें, एंटी, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंटी हीमोफिलिक, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। यदि सिर्फ फैक्टर 8 ही लिखा रहेगा तो इसको ये आप लोग बोलिए एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। यदि फैक्टर 8R दिया रहेगा इसका मतलब होता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। क्या होता है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया ऑप्शन नंबर बी में, क्या है फैक्टर 4। फैक्टर 4 को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, इसका जो नाम है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम, ठीक है। अब क्या है फैक्टर 2। फैक्टर 2 क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और फैक्टर 7 क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर 7 को बोलते हैं प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा जो बोलते हैं हम लोग, ये हो गया प्रो कन्वर्टिन, और दूसरा इसका नाम है स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर 7 को स्टेबल फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल फैक्टर। जैसे कि फैक्टर 5 है, उसका क्या नाम है, प्रो एक्सिलरीन है, और दूसरा नाम क्या होता है उसका, लेवाइल फैक्टर। तो इसमें कंफ्यूज मत हो गया, कहीं कहीं फैक्टर 7 का ये भी पूछ सकता है, फैक्टर 7 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो वहां पर दिया रहेगा प्रो कन्वर्टिन स्टेबल फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन नंबर 5 का यदि पूछा जाए फैक्टर 5 को क्या नाम बोलते हैं, प्रो एक्सिलरीन या लेवाइल फैक्टर, तो दोनों का दोनों नाम बोला जाता है, लेवाइल फैक्टर भी और प्रो एक्सिलरीन भी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आपको पूछा, माने टोटल आपका फैक्टर कितना है, टोटल क्या है, 13 है, ठीक है। तो 13 में से जो होता है आपको ये पूछ देगा कि कौन है ऐसा फैक्टर है जो विटामिन के डिपेंडेंट है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, 2, 7, 9, 10, यही 4 फैक्टर है जो विटामिन के का डिपेंडेंट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है, तो आपका विटामिन फैक्टर क्या है, 2, 7, 9, 10, ये चारों का चारों क्या है आपका, ये चारों का चारों क्या है, फैक्टर 2, 7, 9, 10 विटामिन के का डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ये बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फैक्टर 8, ठीक है। फैक्टर 8 की कमी से क्या होता है, हीमोफिलिया होते हैं, ठीक है। क्या होता है, हीमोफिलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर 8।
यदि आपको ये भी पूछ देगा कि फैक्टर, देखिए फैक्टर 8 भी जो सॉरी हीमोफिलिया भी जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक होता है हीमोफिलिया ए, एक होता है हीमोफिलिया बी। क्या क्या होता है? हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी और हीमोफिलिया सी बी होता है। ये तीनों का तीनों होता है, ठीक है। यदि आपको स्पेशली पूछेगा हीमोफिलिया ए किसके लैकिंग होने के कारण होता है, किस फैक्टर का, या किस फैक्टर के डिफिशिएंसी होने के कारण होता है, तो ये हो गया आपका फैक्टर 8। इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट? यदि हीमोफिलिया बी पूछ देगा तो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर 9 का डेफिशिएंसी बोलिए या तो लैकिंग बोलिए, इसके कारण होता है। और यदि हीमोफिलिया सी पूछ देगा तो ये होता है 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, उल्टा कर दीजिए तो 11 में, 11 फैक्टर 11 के डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? हीमोफिलिया सी हो जाता है, ठीक है। तो आप कोएगुलेशन फैक्टर का ये मोस्ट क्वेश्चन जो यहाँ से रह जाता है, इतना ही से हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन कि वॉल्यूम चेंजेज इन द हार्ट इज रिकॉर्डेड बाय। इसमें ये पूछा गया है कि वॉल्यूम जो होता है चेंज होता है हार्ट में, तो उसको किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है थर्मोमीटर लिखा है, कार्डियोमीटर, कैलोरीमीटर, ऑक्सीमीटर। यदि कार्डियोमीटर को जो जिससे हम लोग क्या करेंगे, मीटर करेंगे, मेजर करेंगे, तो कार्डियोमीटर ही बोला जाएगा। बट इसमें लिखा है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर में क्या दिखाया जाता है? पल्स रेट दिखाया जाता है, ठीक है। आप हमें से याद है कि उसमें ऑक्सीजन का मात्रा लेवल दिखाया जाता है और पल्स रेट दिखाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट देखा जाता है मुख्यतः। लेकिन कार्डियो, इसमें बोलते हैं कार्डियो का जो रिकॉर्ड होता है उसमें किसके द्वारा होता है? एक होता है ईसीजी। ईसीजी आप यदि प्रैक्टिकल किए होंगे तो ईसीजी होता है, क्या होता है? ईसीजी। ईसीजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उसका बीप जो है कितना मिनट में कितना बार धड़कता है, कितना है उसका, ठीक है। पल्स रेट उसे सब उसमें आ जाता है। तो उस मशीन को हम लोग बोलते हैं ईसीजी। लेकिन इसमें बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, वैसे इंस्ट्रूमेंट का यहाँ नाम है नहीं, ठीक है। एक ही दो तीन थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर मापा जाता है। कार्डियोमीटर तो जिसके द्वारा कार्डियो को मापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमीटर, ठीक है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट कोई स्पेशली नाम नहीं हुआ। और कैलोरीमीटर जो है कैलोरीमीटर, उससे हम लोग क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। और चौथा क्या है? डी ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर क्या? ऑक्सीजन सैचुरेशन, बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाया जाता है। और क्या देते हैं? पल्स रेट उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर को ज़्यादातर यूज हुआ है। अभी कोरोना जो हुआ था उसमें बहुत ही इसका यूज था, और इसका रेट जो है आपका बहुत ही पब्लिकली बहुत ही ये क्या ब्लैक में मिल रहा था, ये बहुत ही हाई रेट में मिल रहा था। अब तो चलो कोई बात नहीं, केस कम हो गया तो इसका भी रेट कम हो गया है। तो ये ऑक्सीमीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से? कार्डियोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि टेम्पोररी सेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज। टेम्पोररी यदि किसी को ब्रीदिंग रुक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या है? एनोक्सिया बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर डी एपनिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, किसको है, किस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया में होता क्या है? हमारे शरीर में जो है आपका ऑक्सीजन का लेवल जो होता है फॉल कर जाता है। क्या होता है? O2 लेवल फॉल कर जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा क्या है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया किसको बोलते हैं? तो आपका ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर माने कि आपको भूख ना लगना, भूख माने नहीं लगता है, भूख बहुत कम लगने लगता है, आपको खाने की इच्छा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, इस कंडीशन को। तो एनोरेक्सिया माने क्या होता है? भूख ना लगना, सीधी सी बात है। ईटिंग डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका? एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया हम उस स्थिति को कहेंगे, उसमें एनोक्सिया में होता क्या है? O2 का स्तर जो है बहुत ही भारी मात्रा में फॉल कर जाता है। ऑक्सीजन लेवल जो होता है बहुत ही, आपका क्या बोला जाए, बहुत ही माने भारी मात्रा में, जैसे को बोल सकते हैं हम क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। क्या समझे? क्रिटिकल, या तो बोल सकते हैं इसको O2 की समझिए पूरा का पूरा एक तरह से कमी हो जाना, ठीक है।
माने पूरी तरह समाप्ति होने कगार पर हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग एनोक्सिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। और टेम्पोररी जो सेसेशन होता है ब्रीथ का, कभी कभी रुक जाना, उसको बोलते हैं हम लोग एपनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों, यदि आप लोगों को मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को ये डिटेल से बताना अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी जैसे शेयर कर दीजिएगा। और आप भी हमें बताइए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, और हमको अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, नहीं तो मेरे को भी क्या है, जल्दी से जल्दी मैं निपट के अपना आराम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और लाइक करते जाइएगा। इसके बाद क्या है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट, क्या पूछा गया कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। 0.5 से 1 लीटर, 1.5 से 2 लीटर, 2 से लेकर के 2.5 लीटर, 2.5 से 3 लीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 0.5 से क्या होता है, 1 लीटर होता है टाइडल वॉल्यूम। एक और आगे यहाँ पे, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ BMR, किस के द्वारा हम लोग क्या होता है बेसाल मेटाबॉलिक रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तो हमको लगता है नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्या होता है BMR का जो होता है कैलकुलेशन के बेस से क्या होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं BMR का रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, हो सकता है ये BMR का कुछ और फुल फॉर्म हो, एक देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि BMR का हमको जहाँ तक पता है कि बेसाल मेटाबॉलिक रेट ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो भैया आप BMR को निकालने के लिए एक कैलकुलेशन होता है, जिसमें क्या होता है आपका एक कैलकुलेशन होता है, उसमें कैलकुलेशन क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसका जो पहला जो है मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पता हो यदि केमिस्ट्री सॉरी क्या कहते हैं फिजिक्स पढ़े होंगे, तो इसमें क्या कहते हैं मैनोमीटर से प्रेशर का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। किसका करते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं इससे। और फोटोमीटर से क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है स्ट्रेंथ मापने में इसको यूज करते हैं। और क्या स्पेक्ट्रोमीटर, इसको क्या करते हैं हम लोग वेवलेंथ मापने में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, तो हम लोग जो होता है क्या ब्रीथिंग को चेक करने के लिए, ब्रीथिंग हम लोग हमारा क्या है प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो प्रॉपर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। स्पायरोमीटर यदि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्पायरोमीटर होता कैसे, ऐसे रहता है। ठीक है, इससे रहता है, और इसमें क्या होता है गोल गोल का तरह का ये भरा रहता है गोली जैसा। ठीक है, 3-4 लाइन होता है। ठीक है, और इसमें एक पाइप लगा रहता है, और इसमें क्या होता है मुंह से यहाँ पे क्या करते हैं ये मुंह में लेकर के इसमें हवा भरते हैं। ठीक है, आप हवा भरेंगे तो ये क्या होगा, ये बॉल जो दिया है कितना ऊपर लेवल तक आपका उठता है, उसमें हम लोग वही चेक करते हैं। तो उससे क्या होता है आपको मेजरमेंट करते हैं कि ब्रीदिंग आपका सही से आप ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, माने आपका जो होता है मेजरमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, मान एयर का अमाउंट जो होता है सही से ब्रीदिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चारों का अलग अलग है, इसमें तो कोई रिलेशन ही मेरे को नहीं देख समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यदि BMR का फुल फॉर्म बेसाल मेटाबॉलिक रेट होता है तो इसका ये आंसर नहीं होगा। इसका होता है क्या, एक कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ये है आपका 655 ये 55 है। ठीक है, प्लस 13.75 डिवाइडेड 9.5 इंटू केजी, माने पर्सेंट का जो कितना केजी का है, यहाँ पे केजी दिया जाता है। ठीक है, केजी, इसको ब्रैकेट में लेकर फिर यहाँ प्लस। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद क्या होता है ब्रैकेट 1.8 इंटू हाइट, हाइट आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा हाइट। ठीक है, फिर माइनस 6.755 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग एज लिखा है था, क्या लिखा है था एज। ठीक है,
तो ये उसका क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेज आता है, ठीक है, और कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है। तो ये उसका क्या होता है, BMR का कैलकुलेशन होता है। क्या होता है BMR कैलकुलेशन, 655 प्लस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट ओपन 13.75 डिवाइडेड बाय 9.5 इंटू कितना केजी का पेशेंट है तो केजी, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1.8 इंटू हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है, हाइट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, इसके बाद क्या होगा 6.755 इंटू एज होना चाहिए ईयर में, कितने में, इस ईयर में। और इसी कैलकुलेशन पे आप केजी वेट करके आप दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। इसके बाद फिर कैलकुलेशन कर दीजिए, आप उसका BMR, आपका रिपोर्ट आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही होता है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इंसुलिन। इंसुलिन हम लोगों को कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है, तो इसका सीधी क्वेश्चन का आंसर है कि 30 से 50 यूनिट पर डे रिक्वायर होता है किसका, इंसुलिन का। क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो 150 से 250, ठीक है। कहीं कि आप ये भी डिपेंड करता है आपके लैब के ऊपर कहीं, और वैसे बायोकेमिस्ट्री का नॉर्मल रेंज है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं किसका कितना नॉर्मल रेंज है। वैसे तो नॉर्मल रेंज जो है डिपेंड कर, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, डिपेंड करता है लैब के ऊपर। कहीं कहीं आपको 150, कहीं कहीं अप टू लिखा रहता है 200 mg पर DL भी लिखा रहता है, तो इस पर आप उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्रिटिकल अलर्ट के बारे में बता दें मैंने कि कितना रिपोर्ट जाएगा तो आपको क्रिटिकल अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो इमरजेंसी कंडीशन में है पेशेंट, ये भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद है कि व्हाट इज द नॉर्मल सेरम क्रिएटिनिन लेवल। फिर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया कि नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है, ठीक है। तो 1.5 से 2.5, 0.5 से 1.0 वाला ऑप्शन है। दूसरा 1.5 से 2.5, दूसरा क्या 0.1 से 4, 0.4, तीसरा क्या है 2.5 से 3.5। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 से 1.0। देखिए ये भी डिपेंड करता है आपका लैब के ऊपर, किसी जैसे अभी यहाँ पे इतना दिया 0.5 से 1.0, कहीं कहीं आपको लिखेगा 0.2 से 1.2 mg पर DL, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 0.4 से 0.5 से 1.5 mg पर DL। तो ये भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत आपका लैब के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कौन सा आपका केमिकल यूज करते हैं, कौन सा लैब का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके सारे लैब के ऊपर आपका डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन होता है नॉर्मल रेंज में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 111 नंबर। 111 नंबर में क्या बताया गया है कि which disease occur due to deficiency of विटामिन A। क्या बताया गया कि which disease occurs due to the deficiency of विटामिन A। विटामिन A के कमी होने के कारण कौन सा डिजीज ऑकर होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, जीरोप्थेल्मिया। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, ऑस्टोमलेशिया। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, बेरी बेरी। आपको सबसे पहले बता दें कि इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ही शानदार वीडियो है, आप लोग वहां जाकर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है, उस वीडियो का लिंक, आप लोग उसको जाकर देखिएगा। आपको मजा ना आए तो फिर हमें बताइएगा, और आपको याद हो जाएगा बहुत ही इजीली में, ठीक है। इतना अच्छा से वहाँ पे मैंने बनाया हुआ PDF। यदि आपको PDF चाहिए तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, या तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने जारी कर दिया, वो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, PDF के लिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लेकिन आप उसके लिए जाकर के वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा, तो PDF लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए PDF रखने लेने से क्या होता है, PDF रखा ही रह जाएगा, लेकिन आप वीडियो देखिए तो आपको याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। लोग PDF लेकर उसको पढ़ते नहीं, उसको रख देते हैं। क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जीरोप्थेल्मिया।
और यदि पूछ लिया जाएगा आपको विटामिन ए की कमी से और क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखेगा, सभी को याद रहता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और क्या कंडीशन आता है? केराटोमैलेशिया। क्या? केराटोमैलेशिया। और तीसरा क्या है? जीरोप्थेल्मिया। आपको सामने भी दिख रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी। इरिकेट्स किसके डिफिशियंसी होने के कारण होता है? तो विटामिन डी के डिफिशियंसी होने के कारण। ऑस्टोमलेशिया किसके डिफिशियंसी होने के कारण होता है? तो ये भी दोनों क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के कारण क्या होता है? आपका दोनों का दोनों होता है। कौन कौन सा? रिकेट्स और रिकेट्स और क्या है? ऑस्टोमलेशिया। सॉरी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बेरी किसके डिफिशियंसी का होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी कारण। ठीक है, सॉरी यार, विटामिन B1 की कमी कारण क्या होता है? बेरी होता है। और क्या होता है? तो WK सिंड्रोम होता है। क्या होता है? उसका एक और का नाम है WK सिंड्रोम। ये सभी के सभी क्या होता है? ये दो को दो आपका बेरी और WK सिंड्रोम विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट इज द नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हम लोग को नॉर्मली रिक्वायरमेंट कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 500 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है? हम लोग को डेली का डेली रिक्वायरमेंट इतना होता है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है कितना होता है? तो ये आपको देखिएगा, इसका नॉर्मल जो रेंज होता है आपको दिया रहता है 90 to 130। कितना? 90 to 130 जो होता है आपका ml पर यूनिट दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको देख लीजिए 90 और 130 के बीच में सबसे नज़दीक आपका कौन आ रहा है? 50 ml पर यूनिट मिनट्स, 80 ml पर मिनट्स, 130 ml पर मिनट्स या 200 ml पर मिनट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 ml पर मिनट्स क्या होता है? इसका नाम आता है। यदि एवरेज कहीं कहीं दिया रहता है, एवरेज में इसका दिया रहता है कहीं कहीं 125 ml पर मिनट दिया रहता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, यदि पूछ दिया जाएगा कि आपको मेल में, ये मेल क्या है? 125 जो है ये मेल का ऑन एन एवरेज यदि पूछा जाएगा तो 125 ml जो होता है पर मिनट मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितना हो जाता है? फीमेल के लिए 115 ml पर मिनट जो होता है ये फीमेल का क्या होता है? नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना होता है मेल का? 125 और फीमेल का क्या होता है? 115 ml पर मिनट। ठीक है, और इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ब्लड। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ब्लड में जो होता है नॉर्मल आयोडीन का कितना नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? ब्लड में आयोडीन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, 1.5 से 2.0 mg पर dl। ठीक है, mg परसेंटेज में दिया है तो हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है? व्हिच टेस्ट डन इन प्रेगनेंसी टेस्ट। अब बताओ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 115। ठीक है, तो मैंने 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? एस्टेमिक जोन्डेक टेस्ट। ये तो हमको पता है कि ये क्या आता है प्रेगनेंसी टेस्ट में, और ये एक क्या आता है। यदि आप दो आपको आता है, तीसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक होगा ही होगा, ज़्यादा उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इसका क्वेश्चन को जो है आप लोग हमें चेक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है या नहीं है। ठीक है, या यदि नहीं है ऑप्शन नंबर डी तो कौन सा आंसर सही होगा आप हमें
कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसे पूछा गया विच इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म एंटीबॉडी इन एन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। कौन सा एंटीबॉडी होता है प्रोड्यूस या फॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IgE होता है। ठीक है, मैंने सोचा हो कि हम सोचे हैं कि आप लोग एक एंटीबॉडी पे या स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे एक क्लास लूँ। ठीक है, तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कि एंटीबॉडी का जो है फंक्शन कितने टाइप्स का होता है, क्या काम होता है किसका, कहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, कौन सा प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक तो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है ही, कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू पास आउट होता है। ठीक है, और इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है IgA का। ठीक है, IgE का सेक्रेशन कहाँ से है, D का कहाँ से होता है, M से कहाँ से होता है, ये सारे मैं एक क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब आता है 17 नंबर क्वेश्चन। ये है 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, द मेन फाइबर अराइज फ्रॉम द बॉडी ईच नर्व इज कॉल्ड एज। इसे बोला गया है क्या क्या पूछा गया है कि मेन फाइबर जो होता है अराइज होता है फ्रॉम द बॉडी से। ठीक है, द मेन फाइबर अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईच नर्व इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसको, तो जो फाइबर अराइज होता है हमारे बॉडी के नर्व से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, या एक्सोन बोलते हैं, या इलास्टिक फाइबर बोलते हैं, या डेंस फाइबर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोन। क्या हो जाएगा, एक्सोन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो आज का क्वेश्चन जो हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ही कितना हो गया, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, तो हम इसको यही खत्म करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन। धन्यवाद।